डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम टॉप 1000 सीरीज़ में बिहार स्पेशल शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस इन सब के वीडियोस आ चुके हैं। ठीक है, अब हम जो सीरीज़ आएगी, मतलब सीरीज़ में आगे आने वाले पार्ट्स हैं वो बिहार से रिलेटेड होंगे। बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी जितने भी जो नॉर्मल चीज़ें आती हैं जो बिहार के बारे में आती हैं वो सब रहेगा। देखिए, प्री के एग्ज़ाम में बिहार का काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन रहता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नदियों से संबंधित चीज़ें, कई बार हमें खनिजों से, उद्योगों से, इनसे संबंधित सवाल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन का यहाँ पे अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूर्व ऐतिहासिक युग के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, इसका सही क्या है? प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ए, बी, सी तीनों से ही पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए। मुंगेर, गया, वैशाली, यहाँ से पुरातात्विक स्रोत प्राप्त नहीं हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? पटना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चिरांद जो कि सारण में स्थित है वहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं चेचर जो वैशाली में स्थित है वहाँ पर हुआ है। इन सब जगहों से हमें पूर्व ऐतिहासिक स्थल की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और सोनपुर, इन सब जगह से हमें यहाँ पर मिलते हैं। और क्या होते हैं बिहार के, मतलब बिहार के अगर पुरातात्विक शोध देखे जाए तो वो क्या होंगे? ताम्रपत्र लेख है, भवनों के अवशेष मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। इन सब चीज़ों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वह सब पुरातात्विक स्रोत होती हैं। और हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं ये भी पता चल गया, और कहाँ से नहीं हुई हैं ये भी पता चल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन है ब्राह्मी। ठीक है, वैसे जो मौर्य अभिलेख पाए गए हैं उसमें हमें खरोष्ठी लिपि भी मिलती है, ब्राह्मी लिपि भी मिलती है, लेकिन जो बिहार में पाई गई है उसकी जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि पाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे ब्राह्मी लिपि हमें प्राप्त मिलती है। और ये जितनी भी लिपि है ये इन सब में ब्राह्मी को खरोष्ठी यह सब लिपियां भी हमें अशोक के स्तंभ में मिलती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने राजगीर के किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु ने राजगीर में किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था, वहाँ के जिसका संबंध कह सकते हैं कि, और इनका अध्ययन दीवार का और गुफाओं का, बराबर की गुफाओं, इनका अध्ययन किसने किया है? मार्क कुक और बुकानन, इन्होंने इसका अध्ययन भी किया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जातक कथाओं का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में से हम जातक कथाओं के संबंध के बारे में कह सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अर्थववेद। अर्थववेद में हमें बिहार शब्द का सही उल्लेख मिलता है। ठीक है, और बिहार का साहित्यिक स्रोत अगर हम देखेंगे तो ऋग्वेद, अर्थववेद और शतपथ ब्राह्मण इन सभी चीज़ों में मिलता है। मगध का सबसे पहला उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, यहाँ से हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और दीर्घ निकाय, इन सभी से हमें बिहार के इतिहास की जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कुल कितने जनपद स्थित हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, मतलब 3, ऑप्शन 2 सही ऑप्शन है, यानी कि तीन जनपद बिहार में स्थित हैं। और कौन कौन से हैं? अंग, मगध और वज्जी, यह 3 बिहार में स्थित महाजनपद थे। ठीक है, और ये काफ़ी प्रमुख जनपद थे। और कुल महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अगर हम पूरे देखेंगे तो कुल महाजनपदों की संख्या पूरे भारत में 16 थी। ठीक है, 16 में से 3 बिहार में स्थित थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिरांद का उत्खनन कब हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1962 में चिरांद का उत्खनन हुआ था, और यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। कौन सा केंद्र वहाँ का प्रमुख था? तो मगध। मगध में हम देखेंगे
कि जो ये धार्मिक आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे वो वहीं पे थी, ठीक है। और धार्मिक आंदोलन का प्रमुख कारण में कौन कौन से अगर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ तक, तो वहाँ पर जो ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता थी, पशु बलि थी, और जिस प्रकार का यज्ञीय कर्मकांड चल रहा था वहाँ पर हम देखते हैं कि इसी वजह से धार्मिक आंदोलन आए थे। और बिहार है वह बौद्ध और जैन दोनों के धर्मों की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही रहा है, ठीक है। इन दोनों धर्मों का उदय हमें यहीं पर देखने को मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए गए थे, ठीक है। तो ये हुआ है, मतलब किस, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, किस साहित्य में लिखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में ऐसा लिखा गया है कि कि गौतम बुद्ध को अपने जीवन के जो चारों चिन्ह थे, जो उनका महापरिनिर्वाण था, महानिशि विक्रम था, निर्वाण और जितनी भी और चीज़ें थी, वह सभी उन्हें एक ही यात्रा में उनको दिखाई दे दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, सारनाथ। सारनाथ बनारस के पास जो स्थित है वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, ठीक है। और बोध गया जो कि बिहार में स्थित है वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष इसका सही उत्तर है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के प्रमुख के लेखक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वहाँ के आखिरी 24वें तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर ही हुए हैं, ठीक है। और यह आखिरी तीर्थंकर कहे जाते हैं, ठीक है। और इनका जन्म कुंडग्राम बिहार में जो वैशाली में स्थित है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजगृह या राजगीर, ठीक है। यहाँ पर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम जैन धर्म का जो था वह प्रथम उपदेश उन्होंने दिया। तो महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जो कि बनारस के पास स्थित है, और इन्होंने राजगृह राजगीर में दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसको तो मैंने आपको पहले भी बताया है अभी। इसका सही ऑप्शन है अर्थवेद। अर्थवेद में हमें मिलता है, ठीक है। और मगध वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग में स्थित था, और पटना यानी कि जो पुराना नाम जो पाटलिपुत्र, और राजगृह यानी कि राजगीर जो अभी का नाम है, वह दोनों बिहार का मगध का प्रमुख केंद्र बिंदु हुआ करता था, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो होता है ना, मगध का प्रथम सारी जितनी भी चीज़ें थी, और जो वहाँ का प्रथम वंश था हिरण्यक वंश, वह मगध का प्रथम वंश था। वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी मगध शासन की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध अशोक के शासन के कौन से वर्ष में लड़ा गया है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि आठवें उनके शासन के 8वें वर्ष में यह लड़ा गया था, ठीक है। और 261 ईस्वी पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। इसके साथ साथ इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया, और एक तरीके से इन्होंने अहिंसा को अपनाया था, और हिंसा को त्याग के पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और पूरी जिस तरीके से कहा जा सकता है ना, पूरी तरीके से हिंसा और अहिंसा पे इन्होंने बल दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासन काल में फाहियान भारत आया था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे, उनके समय में फाहियान भारत आया था। यह चीन का निवासी था, और ये पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक फाहियान जो था वह पाटलिपुत्र में उसने निवास किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्यकालीन बिहार में मूल रूप से किसने शासन किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए बी सी, यानी कि पाल वंश का भी शासन रहा है, कर्नाट वंश का भी शासन रहा है, और इसके साथ साथ सेन वंश का भी शासन रहा है। यह तीनों ही शासनकाल हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक
गोपाल थे, उनका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी पूर्व तक हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक वही थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नानदेव। नानदेव कर्नाट वंश के शासक थे। ठीक है, और इनका गंगा के उत्तरी मैदान के तिरुहत क्षेत्र में इस वंश का उदय हुआ था। ठीक है, यहाँ की राजधानी सिमरवगढ़ थी। ठीक है, यह इस काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, मिथिला का स्वर्ण युग यहाँ पे हमें कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से किसने सेन वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सामंत सेन ने। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। पाल वंश के बाद इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और सामंत सेन पाल वंश के अधीन सामंत थे, और यही इसी समय से यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने शासन किया और वहाँ पर सेन वंश अपने पूरी तरीके से उसने अपनी पकड़ बना ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीतकर कहाँ राजधानी बनाया था? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लखनौती। लखनौती में बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीता था और इसको यहाँ पे शासन बनाया था। ठीक है, तो भारत पे जब तुर्क आक्रमण हुआ था तो प्रथम मोहम्मद गजनवी के समय पे भारत में आक्रमण हुआ था। ठीक है, और उसी समय से जब तुर्क आक्रमण बिहार में हुआ तब उस समय बिहार के शासक रामपाल थे, यानी कि पाल वंश का शासक वहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और फिर वहाँ पर जब जिस तरीके से शासन हुआ था और लक्ष्मण सेन और इंद्रुधम्नपाल ने बख्तियार खिलजी का विरोध किया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेन शासकों को उनकी राजधानी नदिया पे आक्रमण करके 1203 से 1204 में हरा दिया था और वहाँ पे जीत लिया, और बख्तियार खिलजी ने लखनौती को वहाँ की राजधानी बना दी थी। और बख्तियार खिलजी की हत्या 1206 में अली मर्दान खिलजी ने की थी। ठीक है, और उसके बाद बख्तियार खिलजी के बाद वहाँ पर बिहार व बंगाल क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हुआ था। तो जैसे 1206 में जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी तो उसी तरीके से बंगाल और बिहार को भी उसी सल्तनत में मिला दिया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।